आकाश काले बादलों से घिरा हुआ था। घने जंगल के बीच मंत्री जगन्नाथ का बेटा देवांश दो सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर शिकार की तलाश में जंगल के अंदर बढ़ रहा था। कुछ देर बाद देवांश ने अपना घोड़ा रोक दिया। बस 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 रुको 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 रुको। चलो अब यहाँ कुछ देर आराम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दोनों सैनिक भी अपने घोड़े से उतर गए। तभी अचानक देवांश के हाथ में तेज दर्द होने लगा। अरे रे रे रे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी जहरीले जीव ने काट लिया हो। अरे बाप रे। जैसे ही एक सैनिक की नजर देवांश के हाथ पर पड़ी, वो बुरी तरह चौंक गया। अरे ये क्या, आपके हाथ पर तो बहुत ही विचित्र दिखने वाला कॉकरोच बैठा हुआ है। हाँ, जरूर इसी ने आपको काटा होगा। देवांश ने तुरंत अपनी हथेली की ओर देखा। वहाँ एक बड़ा काला कॉकरोच बैठा हुआ था। देवांश ने तुरंत हाथ झटक दिया। कॉकरोच जमीन पर गिर गया। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। अरे ये देवांश तो धीरे धीरे पत्थर के बनते जा रहे हैं। तभी अचानक उन तीनों के कानों में डरावनी हंसी गूंज उठी। हाँ, अरे ये क्या, ये हमारे अलावा यहाँ और कौन हंस रहा है? तभी जमीन पर पड़ा कॉकरोच उनकी ओर देखने लगा। अरे मूर्खों, मैं हंस रहा हूँ, जरा गौर से तो देखो। कॉकरोच को मनुष्य की भाषा में बात करते देखकर दोनों सैनिक बुरी तरह डर गए। हाँ, हाँ, कौन हो तुम? और तुम मनुष्य की भाषा में कैसे बात कर रहे हो? मैं हूँ, आज से तुम्हारा नया राजा हूँ मैं, कॉकरोच राजा। जंगल में अचानक अजीब सन्नाटा फैल गया। इस राज्य के सारे कॉकरोच मेरे अधीन काम करते हैं। जाओ, जाकर अपने राजा से कहना, जिस मंत्री के बेटे को वो अगला राजकुमार बनाने का सपना देख रहा था, अरे वो तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सका, वो भी एक कॉकरोच से। इतना कहते ही कॉकरोच राजा रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गया और देखते ही देखते देवांश पूरी तरह पत्थर का बन गया। दोनों सैनिक तेजी से अपने घोड़े पर बैठे और राजमहल की ओर दौड़ पड़े। इधर केशव नगर राज्य में सेनापति संग्राम सिंह अपनी पत्नी पार्वती के साथ बैठा हुआ था। क्या हुआ? इतनी चिंता में क्यों बैठे हो? अरे चिंता नहीं करूं तो क्या करूं? सोचा था कि हमारे मूर्ख राजा की कोई संतान नहीं है, उसके जाने के बाद मैं इस राज्य का राजा बनूंगा। लेकिन उस मूर्ख राजा ने मंत्री जगन्नाथ के बेटे देवांश को अगला राजा बनाने की बात कह दी है। तो तुम विद्रोह क्यों नहीं करते? अरे धीरे बोलो पार्वती, दीवारों के भी कान होते हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम नहीं जानती हो, राजा गजोदर मूर्ख होने के साथ साथ बहुत घमंडी भी है। अगर उसे मेरे विचारों का पता चल गया ना, तो वो मुझे तुरंत रास्ते से हटवा देगा। जब इतना डरते हो तो राजा बनने के सपने देखना छोड़ दो। डरपोक कभी राजा नहीं बनते। इतना कहकर पार्वती चूल्हे की ओर चली गई। अगले ही पल वो दर्द से करहा उठी। मुझे किसी ने बहुत जोर से काट लिया। ये देखकर संग्राम सिंह घबरा गया। अरे क्या हुआ पार्वती, क्या बात है? संग्राम सिंह ने देखा कि पार्वती के हाथ पर एक बड़ा काला कॉकरोच बैठा हुआ था। अगले ही पल वो कॉकरोच तेजी से नीचे उतर गया। तभी संग्राम सिंह को भी अपने हाथ में जलन महसूस हुई। उसने नीचे देखा तो उसके हाथ पर भी एक कॉकरोच बैठा हुआ था। संग्राम सिंह ने तुरंत उसे झटक दिया। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक तीसरा विचित्र कॉकरोच वहाँ प्रकट हुआ।
कैसे हो संग्राम सिंह? राजा बनने के सपने देख रहे हो और एक कॉकरोच के काटने से दर्द से करा रहे हो। तुम्हारा काम नहीं है राजा बनना। कॉकरोच को बोलते देखकर संग्राम सिंह और पार्वती दोनों बुरी तरह डर गए। कौन हो तुम? कॉकरोच राजा हंसने लगा। कॉकरोच राजा। उसकी लाल आंखें चमकने लगी। चलो जाओ, जाकर अपने राजा से कह देना उसके दिन अब खत्म हो चुके हैं। अब इस पूरे राज्य में कॉकरोच राजा का शासन चलेगा। किसका? कॉकरोच राजा। कॉकरोच राजा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। इस राज्य के सारे कॉकरोच मेरे अधीन हैं। मेरी सेना इतनी बड़ी है, ये तुम्हारे जैसे राजा की सेना भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। इतना कहते ही वो विचित्र कॉकरोच रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गया और बाकी दोनों कॉकरोच भी रेंगते हुए वहां से बाहर चले गए। इधर दूसरी ओर राजा गजोधर अपने मंत्री जगन्नाथ के साथ राज दरबार में कुछ महत्वपूर्ण बातें कर रहा था। तभी अचानक दोनों सैनिक दौड़ते हुए दरबार में पहुँचे। हाँ मंत्री जी, आपका पुत्र देवांश वो पत्थर का बन गया। हैं? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं मंत्री जी, वो पत्थर के बन गए। मंत्री जगन्नाथ घबराकर सैनिकों के पास गया। क्या बात करते हो? मेरे पुत्र को पत्थर का किसने बना दिया? किसने? राजा गजोधर भी गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? दूसरा सैनिक डरते हुए सारी घटना बताने लगा। महाराज, हमारी आंखों के सामने एक विचित्र कॉकरोच प्रकट हुआ। उसने मंत्री जगन्नाथ जी के पुत्र देवांश जी को पत्थर का बना दिया और उसने खुद को कॉकरोच राजा बताया है। ये सुनते ही राजा गजोधर क्रोध से भर गया। अरे क्या अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हमारा मुकाबला कॉकरोच करेंगे? तभी अचानक सेनापति संग्राम सिंह अपनी पत्नी पार्वती के साथ दरबार में पहुंचा। संग्राम सिंह दर्द से करहा रहा था। अब महाराज हमारे साथ भी ऐसी ही विचित्र घटना हुई है। संग्राम सिंह ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना राजा गजोधर को बता दी। और फिर तीसरा कॉकरोच हमारे सामने प्रकट हुआ, जिसने अपने आप को कॉकरोच राजा बताया। उसने मुझे और मेरी पत्नी को डंक मारा। अभी तक हमारे हाथों का दर्द नहीं गया। हम तो वैद्य जी के पास जा रहे थे महाराज। ये सुनकर एक सैनिक हंस पड़ा। वैद्य जी के पास? अरे शुक्र मनाओ कि केवल डंक मारा, वरना मंत्री जगन्नाथ जी के पुत्र को तो पत्थर का बना दिया। ये सुनते ही राजा गजोधर क्रोधित हो गया। शांत! अरे तुम दोनों को यह मजाक लग रहा है? इतना बड़ा संकट राज्य पर छाया हुआ है और तुम्हारी हंसी फूट रही है। दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो। दोनों सैनिक डरकर वहाँ से चले गए। राजा गजोधर तेज कदमों से राज दरबार में टहलने लगा। मंत्री जगन्नाथ दुखी होकर राजा गजोधर की ओर देखने लगा। महाराज, मेरा पुत्र, इस राज्य का होने वाला राजकुमार पत्थर का बन गया। आखिर कौन है ये राजा, कॉकरोच राजा? राजा गजोधर कुछ देर सोच में डूब गया। अब इसका उत्तर केवल जंगल में रहने वाले चंपक साधु महाराज ही दे सकते हैं। उन्हें ही चमत्कारी शक्तियों का ज्ञान है। मंत्री जगन्नाथ चौंक गया। लेकिन महाराज, आपने ही तो कुछ समय पहले चंपक साधु महाराज को राज्य से निकलवा दिया था। क्या वो सहायता करेंगे? तुम साधुओं को नहीं जानते मंत्री। अरे मूर्ख होते हैं मूर्ख।
उनके साथ चाहे जितना भी बुरा व्यवहार कर लो, अच्छाई का कीड़ा हमेशा उनके अंदर जिंदा रहता है। चलो चलते हैं चंपक के पास, चलो। कुछ ही देर में राजा गजोधर, मंत्री जगन्नाथ और सेनापति संग्राम सिंह जंगल में पहुंच गए। लेकिन सामने का दृश्य देखकर सेनापति संग्राम सिंह चौंक गया। एक साधु वृक्ष के नीचे नहीं बल्कि वृक्ष की डाल से उल्टा लटका हुआ था। अहीं, ये क्या महाराज, ये साधु तो चमगादड़ की तरह उल्टा लटका हुआ है। ये साधु है या मस्खरा? राजा गजोधर गुस्से से संग्राम सिंह की ओर देखने लगा। अरे चुप कर जाओ सेनापति, चुप। ये चंपक साधु महाराज हैं। तपस्या करने का यही तरीका है इनका। ओम। तो आखिरकार तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ा महाराज। बताओ किस लिए आए हो? राजा गजोधर ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना साधु को बता दी। अरे साधु महाराज, मेरी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। अच्छा अब सीधे हो जाओ। आपको इस अवस्था में देखकर हमें बड़ा विचित्र लग रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये कौन है ये कॉकरोच राजा जिसने हमारे सेनापति और उनकी पत्नी को घायल कर दिया, जिसने मंत्री जगन्नाथ के पुत्र देवांश को पत्थर का बना दिया और जो स्वयं को कॉकरोच राजा कहता है? कौन है ये? कहां से आया है? चंपक साधु धीरे धीरे वृक्ष के नीचे उतर आया। वो कॉकरोच राजा कोई और नहीं महाराज, बल्कि आपकी ही प्रजा का एक साधारण सा मनुष्य है। राजा गजोधर चौंक गया। वही साधारण मनुष्य जिसे आप कीड़े मकोड़े समझते थे, आज वही कीड़ा मकोड़ा आपको चुनौती दे रहा है। राजा गजोधर गुस्से से भर गया। साधु महाराज, फालतू की बातें नहीं करो। ये पहेलियां तो बुझाओ नहीं, साफ साफ बताओ। चंपक साधु मुस्कुराने लगा। फिर उसने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अगले ही पल राजा गजोधर और बाकी लोगों की आंखों के सामने विचित्र दृश्य चलने लगे, जैसे अतीत स्वयं उनकी आंखों के सामने जीवित हो उठा हो। ओम। हाँ तो महाराज, सुनने से ज्यादा बेहतर है कि आप अपने कर्मों को अपनी आंखों से देख लें। अतीत में आपने जो बबूल के कांटे बोए थे ना, आज वही वृक्ष बन चुके हैं। और बबूल के वृक्ष से फूलों की सुगंध तो आती नहीं, केवल कांटे ही मिलते हैं। केशव नगर राज्य में माधव नाम का एक गरीब किसान अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। माधव मेहनती और बुद्धिमान युवक था। वो अपने पिता के साथ खेत में मेहनत कर रहा था। तभी अचानक एक दूसरा किसान दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा। ए माधव, क्या तुम्हें कुछ पता चला? क्या हुआ भैया, का कोई खास समाचार है का? हाँ, अरे हमारे राजा गजोधर ने नया आदेश जारी कर दिया है भैया। बात यह है कि अब से किसान अपनी फसल ना सीधे मंडी में नहीं बेच पाएंगे। क्या मतलब है? अरे भैया, राजा गजोधर ने आदेश दिया है कि अब सभी किसानों को अपनी फसल महल में लानी होगी और राजा जी जितना दाम दे देंगे उसी में गुजारा करना होगा। यही है नया नियम। ये सुनते ही माधव की आंखों में गुस्सा उतर आया। अरे क्या बात करते हो? जब राजा गजोधर इस राज्य का राजा बना था तब हम कितने खुश हुए थे। हमें लगा था कि वो प्रजा की भलाई करेगा, लेकिन राजा बनते ही उसने किसानों पर दुगना कर लगाया, फिर 3 गुना और अब 5 गुना कर लगा दिया। अरे हम पहले ही कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे और अब उसने ये नया आदेश जारी कर दिया। अरे इस तरह से तो हम सब उसके गुलाम बन जाएंगे, उसके टुकड़ों पे पलने लग जाएंगे। दूसरा किसान दुखी होकर बोला। हाँ, कह तो सही रहे हो भैया, लेकिन क्या करें, हम कर भी क्या सकते हैं? अरे काहे नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। चलो, अरे चलो मेरे साथ चलो। कुछ ही देर में माधव गांव में पहुंच गया। अरे सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलो। अगर तुम सब ऐसे ही घरों में छिपे बैठे रहोगे तो ये राजा तुम्हारा जीना हराम कर देगा। निकलो सब लोग घरों से बाहर।
कुछ ही देर में गांव के सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। एक व्यक्ति नींद भरी आंखों से माधव की ओर देखने लगा। अरे क्या बात है माधव, ये इतना चिल्ला क्यों रहा है, क्या हो गया? दूसरा व्यक्ति जम्हाई लेते हुए बोला, अरे अरे मैं तो बड़ी अच्छी नींद में सो रहा था, तेरी आवाज सुनकर उठना पड़ा। बता भाई क्या बात है? ये सुनते ही माधव गुस्से से भर गया। हाँ, बस ऐसे ही सोते रह जाओ तुम। अरे आज तुम्हारी यही नींद इस राजा की ताकत बन चुकी है। उसे पता है कि उसकी प्रजा को अपने अधिकारों से कोई मतलब नहीं है। माधव ने गुस्से से गांव वालों की ओर देखा। देखो भाइयों, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग मेरे साथ राज दरबार चलो। हम सब मिलकर राजा गजोधर के इस फैसले का विरोध करेंगे। अगर पूरी प्रजा एक साथ खड़ी हो गई तो राजा को अपना फैसला वापस लेना ही पड़ेगा। तभी धनिया नाम का एक बूढ़ा किसान धीरे धीरे वहां आया। अरे क्या पागल हो गए हो क्या माधव? तुम राजा से टक्कर लोगे? अरे राजा गजोधर किसी की बात नहीं सुनता, वो किसी से बात नहीं करता। खास तौर से जनता से तो वो बिल्कुल बात नहीं करता। उसके मन में जो आता है वो वही करता है। माधव की आंखों में गुस्सा उतर आया। अरे तो फिर क्या चाहते हो धनिया चाचा, कि हम सब हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें और राजा अपनी मनमानी करता रहे? मत भूलो, आज उसने केवल किसानों की फसल छीनी है। हो सकता है कि कल वो ये ऐलान कर दे कि किसानों की जमीन भी उसकी है, और परसों ये कह दे कि तुम सबके घर भी उसके हैं। तब क्या करोगे? अरे नहीं 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 नहीं, इतना आगे वो नहीं जाएगा। देखो, मेरी मानो तो कहीं मत जाओ, वरना बेवजह अपना जीवन कारागार में काटोगे। याद है ना? अरे भैया, कुछ समय पहले हमारे गांव का वीर नाम का युवक भी तुम्हारी ही तरह आवाज उठा रहा था। अरे वो भी राजा गजोधर से बात करने के लिए महल गया था। ए भैया, तब से आज तक कारागार में बंद पड़ा है, उसकी सुनवाई तक नहीं होती है। ये सुनते ही सभी गांव वाले डर गए। धीरे धीरे सब लोग वहां से जाने लगे। कुछ ही देर में माधव चौपाल पर अकेला खड़ा रह गया। हाँ, जो भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा। इतना कहकर माधव अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही माधव की माँ उसके पास आई। बेटा, तू अकेला राजमहल मत जा। इस राज्य में और भी लोग हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा। फिर तू ही क्यों सबके लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? तू ही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। अपनी माँ की बात सुनकर माधव चुप हो गया, लेकिन उसके मन में राजा गजोधर के प्रति गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। समय धीरे धीरे बीतने लगा। इधर राजमहल में राजा गजोधर अपने मंत्री जगन्नाथ के साथ बैठा हुआ था। मंत्री जी, हमने सोचा था कि जैसे ही किसानों पर नया आदेश लागू होगा, राज्य में खलबली मच जाएगी, लेकिन यहाँ तो कोई विरोध करने भी नहीं आया। मंत्री जगन्नाथ मुस्कुराने लगा। महाराज, आप राजा हैं राजा। अरे किसकी इतनी हिम्मत जो आपके सामने आवाज उठाए? राजा गजोधर घमंड से हंस पड़ा। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ। राजा गजोधर कुछ देर सोचने लगा। अच्छा, एक काम करो मंत्री, राज्य में ऐलान करवा दो कि अब से किसानों को बीज भी महल की ओर से दिए जाएंगे। किसान केवल मेहनत करेंगे, फसल और जमीन पर पूरा अधिकार राजमहल का होगा। जाओ, ऐलान करवा दो। मंत्री जगन्नाथ तुरंत वहां से चला गया। कुछ ही देर में पूरे राज्य में नया ऐलान कर दिया गया और राज्य में हड़कंप मच गया। माधव फिर गांव वालों के बीच पहुंचा। इस बार चौपाल पर पहले से ज्यादा लोग बैठे हुए थे। अब कहो, क्या कहते हो? अब
क्या आप भी विरोध नहीं करोगे, या आप भी इसी बात का इंतजार करते रहोगे कि राजा गजोधर तुम्हारे घरों से तुमको धक्के मारकर बाहर निकाल दे, तब तुम्हारे अंदर का खून जागेगा, तब तुम्हारे अंदर लौ जागेगी? अरे तुम लोगों का खून खून नहीं, पानी हो गया है, पानी। सभी गांव वाले चुपचाप माधव की ओर देखने लगे। हाँ, अब बेटा, मुझे वाकई में अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तुम सही कह रहे थे, अब हमें विद्रोह करना ही होगा। ये पानी सर के ऊपर चला गया है। तो फिर इंतजार किस बात का है? चलो मेरे साथ, चलो। कुछ ही देर में माधव पूरे गांव के लोगों को लेकर राजमहल पहुंच गया। राजा गजोधर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। इतनी बड़ी भीड़ को देखकर वो चौंक गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। कौन हो तुम सब, और राज दरबार में इतनी भीड़ लेकर क्यों आए हो? माधव आगे बढ़ा। बस महाराज, बस। आपने जितने भी अत्याचार करने थे कर लिए। अब हम सब आपके विरोध में यहाँ आ गए हैं। अपना फैसला वापस ले लीजिए, अन्यथा राज्य का कोई भी किसान खेती ही नहीं करेगा। और अगर किसान खेती नहीं करेगा तो आप जानते हैं कि फिर राज्य का क्या होगा। राजा गजोधर ने मंत्री जगन्नाथ की ओर देखा। फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे बेटे, तू इतना क्यों थक रहा है? इतना क्रोध में आने की क्या बात है? ये बता बेटे, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम माधव है। अच्छा, तो तुम ही इन लोगों को यहां लेकर आए हो बेटे। तुम्हारी बहादुरी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा माधव। ये सुनकर माधव चौंक गया। राजा गजोधर बहुत चालाक राजा था। हाँ, अगर हमें पता होता कि हमारे किसान भाइयों को आदेश पसंद नहीं आया तो मैं ये आदेश कभी जारी ही नहीं करता। वैसे ये सब कुछ आपकी भलाई के लिए था, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आज ही मैं आदेश वापस ले लूं तो दूसरे राज्यों में मेरी बदनामी हो जाएगी। 2 दिन का समय, पूरी प्रजा से मैं निवेदन करता हूं, 2 दिन का समय मुझे दीजिए। 2 दिन में मैं अपने आदेश को वापस ले लूंगा। ये सुनकर माधव खुश हो गया। वो गांव वालों को लेकर वहां से चला गया, लेकिन उनके जाते ही राजा गजोधर की मुस्कान गायब हो गई। मंत्री जगन्नाथ हैरानी से राजा गजोधर की ओर देखने लगा। ये क्या महाराज, आप तो प्रजा के सामने हार मान गए। राजा गजोधर धीरे धीरे हंसने लगा। मंत्री जगन्नाथ, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं हारा नहीं। जानते हो मैंने 2 दिन का समय क्यों मांगा? क्यों महाराज? ताकि मैं इस माधव को ही सबका दुश्मन बना सकूं। वो कैसे? मैं ये समझ चुका हूं कि किसी भी किसान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे सामने आवाज उठा सके। ये माधव ही था जिसने सबको भड़काया। अब तुम किसी भी तरह से राजमहल की कुछ स्वर्ण मुद्राएं माधव के घर में रख दो, फिर आरोप लगा देना कि माधव हमारा ही आदमी है, या अफवाह फैला देना कि माधव बिक गया है। राजा गजोधर की आंखों में क्रूरता उतर आई। इस तरह से पूरी प्रजा माधव को ही गद्दार समझेगी और उसे राज्य से निकाल देगी। लेकिन महाराज, उसके बाद तो आपको आदेश वापस लेना पड़ेगा। अरे पागल हो गए हो क्या? जहां से बगावत शुरू हो पहले उसे ही कुचल दो। आदेश वापस नहीं होगा, बाकी का काम हमारे सैनिक संभाल लेंगे। वाह महाराज वाह, आपकी बुद्धि का तो कोई जवाब नहीं।
इधर दूसरी ओर पूरे राज्य में माधव के नाम की धूम मच चुकी थी। हर तरफ लोग माधव की बहादुरी की चर्चा कर रहे थे। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी राजा गजोधर ने अपना आदेश वापस नहीं लिया। माधव अपने घर के बाहर खड़ा गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी धनिया चाचा कुछ गांव वालों को लेकर वहां पहुंचे। माधव, बेटा माधव, अभी तक तो महाराज ने आदेश अपना वापस नहीं लिया। हाँ काका, मैं भी यही सोच रहा था। तभी अचानक मंत्री जगन्नाथ सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचा। वाह माधव वाह, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। इतना कहकर मंत्री जगन्नाथ ने सोने की मुद्राओं की थैली माधव की ओर बढ़ा दी। ये क्या कह रहे हो तुम? और ये तुम मुझे सोने की मुद्राएं क्यों दे रहे हो? और मैंने कौन सा फैसला कर लिया है? क्या बात करते हो? अरे कल रात तुम ही तो राजमहल आए थे। तुमने कहा था कि तुम गांव वालों को समझा दोगे कि उन्हें महाराज के आदेश से कोई समस्या नहीं है, और बदले में तुमने 200 स्वर्ण मुद्राएं भी तो मांगी थीं। 100 स्वर्ण मुद्राएं तो तुम रात में ही ले गए थे, बाकी की 100 मैं स्वयं देने आया हूँ। ये लो भैया, लो। ये सुनते ही धनिया चाचा गुस्से से भर गए। छी 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 छी, क्या माधव, अरे हमने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। अरे धनिया चाचा, ये मंत्री झूठ बोल रहा है। मैं तो राजमहल गया तक नहीं, तो कौन सी स्वर्ण मुद्राएं, कौन सा समझौता, ये सब झूठ है। मंत्री जगन्नाथ चालाकी से मुस्कुराया। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो माधव के घर की तलाशी ले लो भैया। गांव वाले आपस में बातें करने लगे। हाँ 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 हाँ, तलाशी होनी चाहिए, और क्या, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हाँ हाँ, तलाशी होनी चाहिए। हाँ, तलाशी होनी चाहिए। हाँ भैया, तलाशी लो। मंत्री जगन्नाथ, सैनिक और कुछ गांव वाले माधव के घर के अंदर चले गए। उसी समय एक सैनिक चुपके से घर के कोने में स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली रखाया। कुछ देर बाद वही सैनिक चिल्लाया, अरे देखो देखो, वहाँ कुछ रखा है, देखो। धनिया चाचा जैसे ही आगे बढ़े उनकी आंखें फैल गईं। अरे ये तो सोने के मुद्राओं की थैली है। क्या? ये थैली अभी यहाँ नहीं थी चाचा। धनिया चाचा, मैं कसम से कहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब समझ आया। चाचा, ये महाराज की चाल है। मुझे तुम सबके नजरों में गिराने की चाल है ये। अरे बंद कर अपनी ये बकवास। जब पकड़े गए तो महाराज को ही गलत कहने लगे। गांव वाले भी गुस्से से माधव को घूरने लगे। इतने पवित्र आदमी को तुम गलत कह रहे हो। इसने हमारे साथ धोखा किया है, बरगलाया है हमको। इसे इस राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। माधव दर्द भरी आंखों से सबको देखने लगा। मैंने तुम सबके अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की थी, और आज तुम सब मुझे ही गलत ठहरा रहे हो। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। गांव वालों ने माधव को अपमानित करके राज्य से बाहर निकाल दिया। महाराज की योजना सफल हो गई। कुछ देर बाद धनिया चाचा मंत्री जगन्नाथ के पास पहुँचे। हमें नहीं पता था कि हमारा ही आदमी गद्दार निकलेगा। अब आप महाराज से कह दीजिएगा कि वो अपना आदेश वापस ले ले। नहीं 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 नहीं, देखो भैया, अब आदेश वापस नहीं हो सकता। महाराज तो आदेश वापस लेने वाले थे, लेकिन तुम्हारा आदमी ही धोखा दे गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? चलो भाई चलो। इतना कहकर मंत्री जगन्नाथ सैनिकों के साथ वहां से चला गया। इधर माधव अपमानित होकर एक नदी के किनारे बैठ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात तक नहीं सुनी। मुझे ही गद्दार बना दिया, गद्दार। उसके आंसू जैसे ही नदी में गिरे, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें नदी के जल में फैल गईं
और नदी में से एक सुंदर दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। कौन हो तुम और इतना दुखी होकर क्यों रो रहे हो? माधव ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना नदी देवता को बता दी। अब बताइए, मैं रो नहीं तो क्या करूं, क्या करूं? नदी देवता कुछ देर तक माधव को देखते रहे। तुम बहुत साहसी मनुष्य हो माधव। मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूं। उस शक्ति से तुम अपने राज्य में वापस जा सकते हो और राजा गजोधर, मंत्री जगन्नाथ और उसकी पूरी सेना को धूल चटा सकते हो। लेकिन कैसे कैसे? अगले ही पल नदी देवता की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली। वो किरणें जैसे ही माधव के शरीर पर पड़ी, माधव एक विशाल कॉकरोच में बदल गया। ये देखकर माधव चौंक गया। ये क्या? तुमने मुझे कॉकरोच बना दिया। भला भला कॉकरोच किसी का मुकाबला कैसे कर सकेगा? कैसे? मैंने तुम्हें केवल कॉकरोच नहीं बनाया, मैंने तुम्हारे अंदर जादुई शक्तियां भी डाल दी हैं। अब तुम किसी को भी पत्थर का बना सकते हो और अब से इस राज्य के सारे कॉकरोच तुम्हारा कहना मानेंगे। तुम कॉकरोचों की सेना बनाओ और राजा गजोधर से बदला लो। नदी देवता की आंखों में दिव्य चमक उतर आई। राजा गजोधर स्वयं प्रजा के बीच जाकर क्षमा मांगेगा और सबको बताएगा कि उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा किया। उसके बाद तुम उसे जो सजा देना चाहो दे देना, और जिस दिन इस राज्य में अत्याचारी शासन समाप्त हो जाएगा, तुम अपने असली रूप में वापस आ जाओगे। इतना कहकर नदी देवता गायब हो गया। राजा गजोधर बुरी तरह चौंक गया। हाँ, समझ में आ गया, तो ये माधव है। अरे मुझे क्या पता था कि वो कॉकरोच बनकर वापस आएगा और हमारा जीना हराम कर देगा। चंपक साधु मुस्कुराने लगा। महाराज, भलाई इसी में है कि आप प्रजा के बीच जाकर अपने अपराध स्वीकार कर ले, अन्यथा आप कॉकरोचों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। राजा गजोधर गुस्से से भर गया। अरे बकवास बंद करो साधु। कुछ समय पहले मैं तुम्हारी बकवास की वजह से ही तुम्हें राज्य से बाहर निकाल चुका हूँ। तभी अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ एक विशाल विचित्र कॉकरोच वहां प्रकट हो गया। लगता है कि तुम्हें सब पता चल गया महाराज, लेकिन चिंता मत करो, अब समय आ गया है तुम्हें सबक सिखाने का। अगले ही पल हजारों कॉकरोच वहां इकट्ठा हो गए। सारे कॉकरोच राजा गजोधर, मंत्री जगन्नाथ और सेनापति संग्राम सिंह को काटने लगे। तीनों दर्द से तड़पने लगे। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो माधव। लेकिन एक ही शर्त पर क्षमा करूंगा। जाओ, प्रजा के बीच जाकर सच बता दो, सबको सच बताओ, जाओ। डरे हुए राजा गजोधर, मंत्री जगन्नाथ और सेनापति संग्राम सिंह दौड़ते हुए राज्य में चले गए। कुछ ही देर में राजा गजोधर पूरी प्रजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। मुझे क्षमा कर दो, माधव निर्दोष था, मैंने ही उसे झूठे आरोपों में फंसाया था। क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। राजा गजोधर ने पूरी साजिश प्रजा को बता दी। ये सुनते ही धनिया चाचा गुस्से से भर गए। अरे माधव को निकालने के बाद ही हमें एहसास हो गया था कि वो किसी षड्यंत्र का शिकार हुआ है बेचारा। धोखेबाज राजा, चालबाज। तभी अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ कॉकरोच राजा वहाँ प्रकट हो गया। तुम लोगों ने अब तक प्रजा का बहुत खून चूसा है, इसीलिए तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। देवांश तो पहले ही पत्थर बन चुका है, अब तुम सब भी पत्थर के बन जाओगे। कॉकरोच राजा की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली। जैसे ही वो किरणें राजा गजोधर, मंत्री जगन्नाथ और सेनापति संग्राम सिंह पर पड़ी,
तीनों पत्थर के बन गए। अगले ही पल कॉकरोच राजा फिर से माधव के रूप में बदल गया। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ नदी देवता वहां प्रकट हुआ। माधव, अब से तुम इस राज्य के असली राजा हो। जाओ, महल संभालो। तुम इस राज्य को न्याय और ईमानदारी से चलाओगे। जाओ। माधव अपनी माँ और पिता को लेकर महल चला गया और पूरे राज्य ने माधव को अपना नया राजा स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद केशव नगर राज्य में अत्याचार का अंत हो गया। लोगों को एहसास हो गया कि छोटा समझा जाने वाला कीड़ा भी अत्याचारी सिंहासन को गिरा सकता है।